गुड मॉर्निंग। आज जो लेक्चर हम देंगे उसमें जो कल हमने बताया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके ऊपर सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। पहला ये, शो दैट द motion of a projectile as seen from another projectile is straight line। यानी कि अगर आप दो स्टोन्स को फेंके ऊपर और दोनों प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में जाएंगे एक ही पॉइंट से, ये एक्सिस हो गई, ये रेंज ऑफ मोशन एक्स वाई, दो मोशन है, एक ये और दूसरा ये, दो प्रोजेक्टाइल है, दो स्टोन्स है। अगर दोनों प्रोजेक्टाइल यूं जा रहे हैं तो एक दूसरे के नजरिए से दोनों की मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। हमको ये प्रोजेक्टाइल दिखेगा लेकिन आपस में एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। इसको करने के लिए सॉल्यूशन, ये पहला प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने अल्फा 1 एंगल पे प्रोजेक्ट किया और इसको हमने अल्फा 2 एंगल पे प्रोजेक्ट किया। इसकी वेलोसिटी पहले वाले की u1 और दूसरे वाले की u2। किसी भी पॉइंट t टाइम के बाद किसी भी दो पॉइंट्स ने लिया p1 और p2। p1 की एक्सिस कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया और दूसरे वाले का x2 y2। इसके दो कंपोनेंट होंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। जो पहला प्रोजेक्टाइल है u1, इसका यहाँ पर दो कंपोनेंट का वेलोसिटी का u1 cos अल्फा 1 और दूसरे वाले का प्रोजेक्टाइल का मोशन कंपोनेंट x एक्सिस पे u2 cos अल्फा 2। सिमिलरली y एक्सिस पे दो इसके कंपोनेंट होंगे u1 sin अल्फा 1 और u2 sin अल्फा 2। Now the equation of motion at any two point P1 and P2 after time t r। दो कंपोनेंट है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया x1 और दूसरा हो गया x2। तो x1 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन में u1 cos अल्फा 1 टाइम t और इसका y कंपोनेंट होगा y1 इक्वल टू u1 sin अल्फा 1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऑफ मोशन है। दूसरे पॉइंट के लिए x2 इक्वल टू u2 cos अल्फा 2 t और y2 इक्वल टू u2 sin अल्फा 2 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें x2 माइनस x1, u2 cos अल्फा 2 माइनस u1 cos अल्फा 1 t हो जाएगा। एंड सेकेंड इक्वेशन पर हम सब्ट्रैक्ट करें y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू u2 sin अल्फा 1 माइनस
u1 sin alpha 1 t minus half g t square minus minus plus half g t square और y2 minus y1 u2 sin alpha 2 minus u1 sin alpha 1 t ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं अगर y2 minus y1 divided by x2 minus x1 जो मिलेगा वो ये मिलेगा u2 sin alpha 2 minus u1 sin alpha 1 t divided by u2 cos alpha 2 minus u1 cos alpha 1 t कैंसिल हो जाएगा और ये एक दोनों कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसको हमने मान लिया कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट है तो y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to 10 नाउ इसको हम y by x भी मान सकते हैं equal to 10 then y is equal to mx which is equation of straight तो अगर दो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन नजर आएंगे हमको प्रोजेक्टाइल नजर आएगी मगर आपस में एक दूसरे को वो स्ट्रेट लाइन नजर आएंगे बेलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का ये एप्लीकेशन है दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड जो एग्जाम्पल हम देंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट है और वो है थ्योरम ऑन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो पहला थ्योरम है वो ये कि शो दैट स्पेस टाइम इंटरवल स्पेस टाइम इंटरवल इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर ये स्पेस टाइम इंटरवल होता है जिसमें ये तीन टर्म स्पेस के हैं और दूसरा टाइम से रिलेटेड है स्पेस टाइम इंटरवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर show that space time interval is invariant under Lorentz transformation. Very important theorem for Lorentz transformation question. इसको प्रूव करने के लिए इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी फ्रेम में इसकी वैल्यू सेम होगी इमेजिन कीजिए देयर आर टू inertial frame S and S dash. S is at rest and S dash is moving with constant velocity v with respect to s. इसको फिगर की तरफ ड्रा करेंगे हम तो
ये हमारा एस है, एस पहला फ्रेम है, एस एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट और ये स्टेशनरी है। दूसरा फ्रेम जो मूव कर रहा है एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, इसका नाम है एस डैश और ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसी पॉइंट पर जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह दिए जाएंगे, ओ डैश होंगे ओरिजिन इसका एक्स वाई जेड की, और इसके हिसाब से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश। तो हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव दैट स्पेस टाइम इंटरवल इनवेरिएंट होगा, मतलब इन दोनों में एक ही वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, जो इसमें वैल्यू आएगी सेम वैल्यू वहां पर आएगी। यहाँ पर एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ये इक्वेशन हमको प्रूफ करना है, तो क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू चेंज नहीं होती है किसी भी फ्रेम में। तो इसको करने के लिए हम राइट हैंड साइड यूज करते हैं। राइट हैंड साइड यानी कि एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर हमने ले लिया। सब्स्टिट्यूटिंग क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया इसको, वैल्यू ऑफ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स डैश की वैल्यू जो होगी वो एक्स माइनस बी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई डैश में कोई चेंज नहीं होगा, वाई स्क्वायर, जेड डैश में कोई चेंज नहीं होगा, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी डैश की वैल्यू एक्स माइनस टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। इन दोनों को सेपरेट रखते हैं और इसको इस पहले और आखिरी टर्म को एक साथ लेते हैं। एक्स माइनस बी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर होगा तो इंक्लूड हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये दोनों एलसीएम कॉमन है, इसको नीचे कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी, इसको ब्रेक करेंगे माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी पावर 4 होगा और यहाँ से 2 कट जाएगा माइनस प्लस प्लस 2x बी सी और माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2x बी टी, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये ओवरऑल आएगा ब्रेक करने के बाद। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को।
माइनस 2xbt प्लस 2xbt, ये थ्रोट कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको हमने कॉमन कर लिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ पर हमने माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर पूरा हमने कॉमन कर लिया इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ, तो माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन कर लिया, बी स्क्वायर ऊपर, सी स्क्वायर नहीं है, सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा माइनस के साथ, माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, इसलिए ये प्रूफ होता है कि 10 स्पेस टाइम इंटरवल इज invariant under Lorentz transformation। नेक्स्ट थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफ करता है कि लाइट आपकी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी फ्रेम में अगर दोनों इनर्शियल हैं तो। Third, show that speed of light is constant using Lorentz transformation। यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि दो फ्रेम अगर है तो C और C डैश दोनों सेम हैं। We have to prove that स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होगी, ये हमको प्रूव करना है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसा कि हमने अभी देखा we know that x square plus y square plus z square minus c square t dash square is equal to x dash square plus y square plus z square minus हमने यहाँ पर सी डैश ले लिया प्रूव करने के लिए t dash square। यहाँ प्रूव करना है कि सी स्क्वायर और सी डैश स्क्वायर दोनों बिल्कुल सेम हैं। अगर हम ये टर्म ले सेकेंड वाला एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी डैश स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि लॉरेंट जो कि इनवेरिएंट है, तो सी डैश की वैल्यू आएगी सी डैश स्क्वायर होगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर बाई टी डैश स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम x डैश y डैश z डैश और t डैश की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करके यहाँ पर आंसर आएगा c। अगर c आता है इसका मतलब लाइट स्पीड कांस्टेंट रहती है, यानी c डैश स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू रखिए x डैश स्क्वायर की वैल्यू x माइनस बी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई चेंज नहीं होगा इसमें प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डैश की वैल्यू लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे सी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस बी टी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ज्योमेट्री कट जाएगा टी स्क्वायर टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर में एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इन नॉमिनेटर आएगा, आंसर आएगा सी डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस बी टी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और कितना हमने जोड़ दिया इतना ही घटा दिया एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको सिंपल करें सी डैश स्क्वायर इक्वल टू कंप्लीट ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x बी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म भी इसके साथ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कर दिया इसको आपस में डिवाइडेड बाई टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ग्रेटर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर योर टर्म प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ग्रेटर, और ये टर्म बच गया माइनस 2x b डिवाइडेड बाई t माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये स्पेस टाइम टर्म बताया अभी इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर
माइनस 2x dt बाई t माइनस x dy c स्क्वायर। इसको ब्रेक करेगा तो c स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस 2x dt बाई t माइनस x d बाई c स्क्वायर का होल। यहाँ से कैंसिल होगा टर्म, वो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और इस पूरे इक्वेशन में c स्क्वायर हम बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। जो बचेगा c स्क्वायर हमने बाहर निकाल एक कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा t स्क्वायर, t स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ पर हमने c स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर बाई c और 4 माइनस यहाँ c स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए 2x bt बाई c स्क्वायर डिवाइडेड बाई t माइनस x b बाई c स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर इसको देखिए ये t माइनस x b बाई c स्क्वायर का होल स्क्वायर ही है पूरा टर्म डिवाइडेड बाई t माइनस x b बाई c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ c प्लस c डैश स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। This shows that the speed of light is always constant in inertial field. आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हम बता रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो लॉरेंट्ज फार्मूला है x डैश इक्वल टू x minus vt y under root 1 minus v square by c square, y dash equal to y, z dash equal to z और t dash equal to t minus xv by c square divided by under root 1 minus v square by c square। ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है और इसके टोटल 5 एप्लीकेशन हैं। तो पहला एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो सेकेंड एप्लीकेशन है, इसका सेकेंड एप्लीकेशन वो है टाइम डायलेशन। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा है थर्ड एप्लीकेशन वेलोसिटी एडिशन। फोर्थ है मास वेरिएशन। और फिफ्थ और लास्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिफ्थ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसे हम लोग
E इक्वल टू mc² के नाम से जाना। ये 5 एप्लीकेशंस हैं जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकले हुए हैं। हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे और ये पांचों पॉइंट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचों पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये आप लोग पहले से जानते होंगे E इक्वल टू mc²। इसका डेरिवेशन हम यहाँ देंगे और एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। शुरू करें। पहला एप्लीकेशन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि छोटा दिखाई देना। इमेजिन कीजिए कि ये अगर आपके हाथ में एक रॉड है और इस रॉड की लंबाई 1 फीट की है और अगर मैं इसको लेके आपके सामने से निकलूं तेजी से तो आपको भी ये रॉड 1 फीट का नजर आएगा। अगर ये रॉड की लंबाई 1 फीट की है तो आपको भी 1 फीट नजर आएगा। लेकिन लॉरेंट के हिसाब से अगर ये रॉड किसी फ्रेम में रखा हुआ है जो मूव कर रहा है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये 1 फीट की बजाय इसकी हाइट से इसकी लेंथ थोड़ी सी कम दिखाई देगी, यानी कि आपको अपीयर होगा कि इसकी लंबाई कम हो, सिकड़ गई है। यूँ समझिए इसको, अगर ये आपका एक फ्रेम है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तेजी से, और इस मूविंग फ्रेम में एक रॉड रखा हुआ है, ये एक रॉड रखा हुआ है जिसकी लंबाई L0 है और ये मूव कर रहा है और आप यहाँ से खड़े होकर के इस रॉड को देख रहे हैं, इस डैश ये रुका हुआ है, चला है, तो आपको इसकी लंबाई L0 नजर नहीं आएगी, आपको इसकी लंबाई इससे थोड़ी सी कम नजर आएगी। इसे कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जो एक्चुअल लंबाई है वो लंबाई आपको नजर नहीं आएगी। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इसको चलते हुए रॉड को, तो आपको इसकी लेंथ थोड़ी सी कम नजर आएगी, इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह जाती है, ए रॉड ऑफ लेंथ L0 placed in a moving frame, एक रॉड जिसकी लंबाई L0 है और वो किसी मूविंग फ्रेम में रखा हुआ है, then its observed length from a stationary frame is always appear less by a factor of 1 minus v square by c square, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यानी कि जो हमको दिखाई देगा वो एक्चुअल नहीं, हमेशा उससे कम वैल्यू दिखाई देगी। इसको इस तरह करते हैं, ये फ्रेम है इस डैश जो v प्लस चला है और v की वैल्यू काफ़ी फास्ट है, अप्रोचिंग टू c। इस कंडीशन में इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो एंड्स है, पहला एंड दूसरा एंड। इसको हमने मान लिया x1 डैश और इसको दूसरे को हमने मान लिया x2 डैश। यहां से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस सबको कुछ और नजर आएगी। हमने मान लिया इसको x1 और इसको हमने मान लिया x2। नाउ x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल टू L0, जिसे हम लोग प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं। प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर का मतलब रॉड जिस सिस्टम में रखा है उसी सिस्टम में अगर इसको मेजर किया जाए उसे प्रॉपर लेंथ कहते हैं। और यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व हो रहा है x2 माइनस x1, ये L है, ये आपका ऑब्जर्व लेंथ है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों सेम है, दोनों वैल्यू अलग होंगे। तो यहाँ से देखते हैं इक्वेशन से x2 डैश माइनस x1
dash is equal to L0 applying Lorentz transformation equation. यहाँ पढ़ते हैं हम x2 minus vt by under root 1 minus v square by c square minus यहाँ पर वैल्यू होते हैं दूसरी x1 minus vt by under root 1 minus v square by c square is equal to Lg. डिनोमिनेटर कॉमन है, इसको हम अलग कर लेंगे। x2 minus vt minus x1 plus vt by under root 1 minus v square by c square is equal to Lg. vt कैंसिल हो जाएगा, x2 minus x1 by under root 1 minus v square by c square is equal to L0 और ये L है ऑब्जर्व लेंथ, हमने इसको L लिख दिया, L is equal to L0 under root 1 minus v square by c square। ये आपका फॉर्मूला ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन L is equal to L0 under root। यहाँ किसके हम केसेस देखें, केस इसकी वैल्यू क्या है, सिंस v is always less than c, किसी की भी वेलोसिटी लाइट स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, तो जब अगर v की वेलोसिटी c से कम होगी then under root 1 by v square by c square is also less than 1। इस पूरे टर्म की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी और L की वैल्यू भी L0 से कम हो जाएगी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम उसे स्टेशनरी फॉर्म में देखें, इसकी लंबाई हमको हमेशा कम नजर आएगी। सेकेंड केस में इफ v इक्वल टू 0 कर दें, सेकेंड केस अगर वेलोसिटी 0 हो जाए यानी कि रॉड रुका है, चल नहीं रहा है, देन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा और उस केस में L इक्वल टू L नो एनी चेंज। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी रॉड की लंबाई और छोटी होती जाएगी। और एक केस ऐसा आएगा, अगर मान लीजिए थर्ड केस इफ v इक्वल टू c, इमेजिन कीजिए अगर रॉड की स्पीड c के बराबर हो जाए तो हमको रॉड कैसा दिखाएगा। उस कंडीशन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन L इक्वल टू 0, यानी कि आपको रॉड दिखाई ही नहीं देगी, गायब हो जाएगा। चलता चलता रॉड आपको दिखाई नहीं देगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी c के बराबर हो जाए तो आपको दिखना बंद हो जाएगा।